रियासत कोहसार के मशरक़ी सरहदों पर एक ऐसा दरिया बहता था जिसकी लहरें सदियों पुरानी दास्तानें अपने सीने में छुपाए हुए थीं। इसी दरिया के किनारे बस्ती से दूर एक छोटी सी कुटिया थी जिसकी दीवारें मिट्टी और छत घास फूस से बनी थी। यहाँ हारिस रहता था। हारिस की उम्र 50 के करीब होगी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ उसकी मेहनत कश जिंदगी की अक्कासी करती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिनका ज़मीर साफ हो। हारिस का कोई खानदान न था। उसके वालिदैन बरसों पहले एक वबा में चल बसे थे और गुर्बत की वजह से उसने कभी शादी न की। उसका कुल असास एक पुरानी लकड़ी की कश्ती, 2 अधूरे जाल और एक वफादार कुत्ता था जिसकी जिंदगी का मामूल बड़ा सादा था। वो फौटने से पहले उठता, दरिया के ठंडे पानी से वजू करता और फिर अपनी कश्ती लेकर लहरों के दोष पर निकल जाता। वो मछलियों का शिकारी जरूर था, लेकिन जालिम नहीं था। वो कभी जरूरत से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ता था। बस्ती के दूसरे मछेरे जाल डालकर छोटी बड़ी तमाम मछलियां निकाल लेते थे, मगर हारिस हमेशा छोटी मछलियों को वापस पानी में छोड़ देता। वो कहता, दरिया मेरा रिज़्क देता है, मुझे उसकी नस्ल खत्म करने का कोई हक नहीं। बस्ती के लोग उसे बेवकूफ़ समझते। बाजार में जब वह अपनी थोड़ी सी मछलियाँ लेकर बैठता तो लोग उसका मजाक उड़ाते। ए हारिस, अगर तुम थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लो तो आज तुम्हारे पास भी पक्का मकान हो। हारिस बस मुस्कुरा देता और जवाब देता, पेट भरने के लिए थोड़ा ही काफ़ी है। लालच तो समंदर को भी पी जाए तो प्यास नहीं बुझती। एक रात मौसम में अचानक करवट ली। काली घटाएं इस तरह छाईं कि दिन और रात का फर्क मिट गया। बिजलियां इस जोर से कड़क रही थी कि जमीन लरज उठती थी। हारिस अपनी कुटिया में बैठा पुराने जाल की मरम्मत कर रहा था कि उसे दरिया की शोर के पीछे से एक ऐसी आवाज़ आई जो लहरों की नहीं थी। वो एक बारीक सी दर्द भरी आवाज़ थी, किसी मासूम के रोने की आवाज़। हारिस ने अपनी पुरानी लालटेन उठाई और तेज हवाओं का मुकाबला करते हुए साहिल की तरफ बढ़ा। कौन है वहाँ? उसने आवाज़ दी, मगर जवाब में सिर्फ गरज चमक सुनाई दी। अचानक उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी जो नदी के किनारे लगी झाड़ियों में फंसी हुई थी। वो लकड़ी का एक मजबूत संदूक था जिस पर खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। हारिस ने अपनी जान खतरे में डालकर पानी में छलांग लगाई और उस संदूक को खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन खोला, उसकी आंखें हैरत से फैल गई। अंदर से रेशमी मखमल के बिस्तर पर एक निहायत खूबसूरत बच्चा लेटा हुआ था। बच्चा भूख और ठंड से निठाल था और उसकी आवाज़ अब बैठ चुकी थी। उसके गले में एक चांदी का तावीज़ था और बाजू पर एक खास निशान, जैसे किसी सितारे की शक्ल हो। हारिस उसे फौरन अपनी कुटिया में ले आया। उसने लकड़ियां जलाकर आग तेज की ताकि बच्चे का जिस्म गर्म हो सके। उसने अपनी बकरी का दूध निकाला और उसे रुई की मदद से बच्चे के हल्क में टपकाया। जैसे ही दूध के चंद कतरे बच्चे के पेट में गए, उसने रोना बंद कर दिया और हारिस की उंगलियां थाम ली। इस लम्हे हारिस को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कायनात की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मालिक, मैं अकेला था, तूने मुझे सहारा दे दिया। अब यह बच्चा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हारिस ने बच्चे का नाम आर्यन रखा। अब हारिस की कुटिया में खामोशी नहीं रहती थी। आयान
के कहे दीवारों को जिंदगी बख्शने लगे। हारिस की मेहनत अब दुगनी हो गई थी। उसे अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आर्यन के लिए भी कमाना था। वो सर्दी, गर्मी और बारिश की परवाह किए बगैर दरिया में रहता ताकि आर्यन को अच्छे फल, ताज़ा दूध और साफ कपड़े मुहैया कर सके। जब आर्यन 5 साल का हुआ तो हारिस उसे बस्ती के एक दूर-दराज गोशे में रहने वाले एक आलिम के पास ले गया, जो बच्चों को ज़बान, हिसाब और इखलाकियत सिखाते थे। हारिस खुद अनपढ़ था, लेकिन वह चाहता था कि आर्यन इल्म की रोशनी में मुनव्वर हो। वो रोज़ाना आर्यन को अपने कंधों पर बिठाकर बस्ती तक ले जाता और वहाँ से वापसी पर उसे दुनिया की रंगीनियाँ दिखाता। बस्ती के लोग अब भी हारिस पर जुमले कसते, देखो मछेरा खुद तो भूखा रहता है, लेकिन इस पराए बच्चे को शहजादों की तरह पाल रहा है। कुछ लोग उसे मशवरा देते कि इसे किसी अमीर के यहाँ मुलाजिम रखवा दो ताकि तुम्हारी उम्र का बोझ हल्का हो, मगर हारिस गुस्से से कहता, यह बच्चा मेरा बोझ नहीं, मेरा गुरूर है। मैं जब तक जिंदा हूँ इसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगा। आर्यन बड़ा जाहिन बच्चा था। वो अपने अब्बू की मेहनत को देखता तो उसका दिल भर आता। वो अक्सर कहता, अब्बू जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको सोने की कश्ती लेकर दूंगा ताकि आपको जाल फेंकते हुए तकलीफ ना हो। हारिस उसे गले लगा लेता और कहता, बेटा तुम्हारी कामयाबी ही मेरी सोने की कश्ती है। एक दोपहर जब सूरज सवाने पर था, हारिस दरिया के किनारे एक पेड़ के साए में बैठा सत्तू खा रहा था। वहां से एक मुसाफिर का गुजर हुआ, जिसके हाथ में आसा और चेहरे पर लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। मुसाफिर थका हुआ था। हारिस ने उसे अपनी जगह दी और अपना ठंडा पानी और सत्तू पेश किया। वो दरवेश हारिस के अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ। उसने हारिस के हाथ की लकीरें देखी और फिर आर्यन को देखा, जो पास ही रेत पर एक महल बना रहा था। दरवेश ने कहा, हे दरिया के अमीन, तुम्हारी नेकी की खुशबू दूर तक फैली हुई है, लेकिन याद रखो, दरिया सिर्फ मछलियाँ नहीं देता, यह जिंदगी का रास्ता भी बदलता है। तुम कब तक इन लहरों से लड़ते रहोगे? तुम्हारी किस्मत में इस जमीन की खिदमत लिखी है। हारिस ने हैरत से पूछा, जनाब, मैं तो एक मामूली मछेरा हूँ, जमीन की खिदमत कैसे कर सकता हूँ? पर दरवेश ने नदी के साथ वाली बंजर जमीन की तरफ इशारा किया और कहा, इस जमीन को तुम्हारे पसीने की जरूरत है। यहाँ वो जड़ी बूटियाँ उगाओ जो लोगों की दर्द का दरमा बन सके। मछली एक दिन का रिज्क है, मगर सिफा पूरी जिंदगी का सदका है। हारिस ने दरवेश की बात को पल्ले बांध लिया। उसने अपनी जमा पूंजी से बीज खरीदे और मछलियाँ पकड़ने के साथ साथ उस बंजर जमीन पर मेहनत शुरू कर दी। दिन भर वह दरिया में होता और रात को चांदनी में अपनी जमीन को पानी देता। आहिस्ता आहिस्ता वो बंजर जमीन एक सरसब्ज बाग में बदल गई। वहाँ ऐसी नायाब बूटियाँ उगने लगी जो पूरे इलाके में कहीं ना थी। अब हारिस की पहचान मछेरा से बदलकर बागबान की होने लगी। उसकी आमदनी में बरकत आ गई और वह आर्यन को और भी बेहतर जिंदगी देने लगा। एक शाम जब हारिस अपने बाग में गड़ी कर रहा था, उसके कुदाल से कोई दांती चीज टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि एक छोटा सा चांदी का डब्बा छुपा हुआ है। उसने उसे खोला तो अंदर एक निहायत कीमती अंगूठी थी, जिस पर एक बड़ा सुर्ख याकूत जड़ा हुआ था। इस अंगूठी पर एक उकाब का निशान बना था, जो रियासत
कोसार के शाही खानदान का मकसूर निशान था। हारिस के हाथ कांपने लगे। उसे वो तूफानी रात याद आ गई जब उसे आर्यन मिला था। उसने सोचा कि हो न हो यह बच्चा किसी मामूली घराने का नहीं है, वो ईमानदार इंसान था। उसने फैसला किया कि वह इस अंगूठी को बाजार में बेचने के बजाय शाही महल ले जाएगा। अगले ही दिन हारिस ने आर्यन को तैयार किया और दोनों शहर की तरफ रवाना हुए। यह आर्यन का शहर का पहला सफर था। ऊंची दीवारें, चमकते बाजार और घोड़ों की टापें देखकर वो हैरान रह गया। हारिस उसे लेकर सीधा महल के दरवाजे पर पहुंचा। पहरेदारों ने जब एक मेले कुचेले किसान को देखा तो उसे धक्के देकर पीछे हटा दिया। हट जाओ यहाँ से, यह बादशाह का महल है, तुम्हारे जैसे भिखारियों की जगह नहीं। हारिस ने बड़े तहम्मुल से कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरे पास बादशाह सलामत की एक अमानत है। उसने अपनी मुट्ठी खोली और वह अंगूठी दिखाई। याकूत की चमक देखकर पहरेदारों के होश उड़ गए। वो समझ गए कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। फौरन सिपह सलार को खबर दी गई और हारिस को दरबार आम में पेश करने का हुक्म मिला। दरबार में बादशाह सलामत अपने तख्त पर बैठे थे। उनका चेहरा गमज़दा था। 12 साल पहले उनका बेटा गायब हो गया था और इस गम ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। जैसे ही हारिस ने वह अंगूठी बादशाह के सामने रखी, बादशाह अपने तख्त से खड़े हो गए। यह तो मेरे बेटे की अंगूठी है, तुम्हें यह कहाँ से मिली? बोलो मछेरा। हारिस ने शुरू में लेकर आखिरी तक तमाम कहानी सुनाई। उसने आर्यन को आगे किया, जो डर के मारे हारिस के पीछे छुपा हुआ था। जब बादशाह ने आर्यन के बाजू पर वो सितारे का निशान देखा तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरा बेटा, मेरा गुमशुदा शहजादा। पूरे दरबार में खुशी की लहरें दौड़ गई, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसके चेहरे पर मौत जैसी सर्दी छा गई थी। वो बादशाह का वजीरे आम साइरस था। साइरस ने ही 12 साल पहले एक खादिम के जरिए शहजादे को दरिया में फेंकवाया था ताकि बादशाह के बाद वह तख्त पर कब्जा कर सके। हारिस की नज़रें साइरस पर जमी थी। उसे याद आया कि 1 साल पहले जब वह बस्ती की एक सराय में मछलियाँ बेचने गया था, वहाँ उसने इसी शख्स साइरस को एक नकाबपोश से बातें करते सुना था कि दरिया ने वह राज अब तक नहीं उगला, इसलिए हम महफूज हैं। हारिस ने हिम्मत की और भरी महफिल में बादशाह को बताया, हुजूर, आपका दुश्मन बाहर नहीं, आपके पास ही बैठा है। हारिस ने साइरस की गुफ्तगू का हवाला दिया और वह तमाम कड़ियाँ जोड़ दी जो उसने बरसों में महसूस की थी। बादशाह ने फौरन सास के घर पर छापा मारने का हुक्म दिया। वहाँ से वह खुतूत हो और वह खादिम मिल गया जिसे सास ने रुपोश कर रखा था। हकीकत सामने आते ही सारस को आहनी सलासिल में जकड़ दिया गया और उसे इब्तराक सजा सुनाई गई। आयरन को अब शहजादा बन चुका था, लेकिन उसने हारिस का हाथ छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने बादशाह से कहा, अब्बू जान, मगर हारिस अब्बू ना होते तो मैं आज जिंदा ना होता। मैं उनके बगैर महल में नहीं रहूँगा। बादशाह हारिस की नेकी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने हारिस को शाही मुशीर का ओहदा दे दिया और उसे महल में ही रहने की जगह दी। हारिस के लिए यहाँ एक नई दुनिया थी। वो जो सारा दिन दरिया की और मिट्टी
मिट्टी में रहता था, अब रेशमी लिबास पहनता और शाही पकवान खाता, लेकिन उसकी सादगी अब भी बरकरार थी। वो रोजाना गरीबों की बस्ती में जाता, उनके मसाइल सुनता और बादशाह तक पहुंचाता। वो आर्यन को अब भी वही अखलाक की सबक देता, बेटा तख्त पर बैठकर नीचे वालों को मत भूलना, क्योंकि लहरें जब ऊपर उठती है तो वह साहिल की मिट्टी से ही ताकत लेती है। और कुछ अरसा बाद अचानक एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गए जिसने मुल्क के बड़े बड़े तबीबों को चकरा कर रख दिया। बादशाह के जिस्म पर काले निशान पड़ गए और उनका सांस रुकने लगा। तबीबों ने कहा कि यह काला बुखार है जिसका कोई इलाज नहीं है। पूरी रियासत में शोक का समा छा गया। हारिस को दरवेश की वह बात याद आई कि तुम्हारी किस्मत में जमीन की खिदमत लिखी है। उसे याद आया कि जब वह दरिया के किनारे बागबानी करता था तो एक बूढ़े हकीम ने उसे एक ऐसी बूटी के बारे में बताया था जो सिर्फ शुमाल के बर्फानी पहाड़ों की एक खास गार में उगती है, जिसे हयात नो कहा जाता है। हारिस ने बादशाह की जिंदगी बचाने का बेड़ा उठाया। आर्यन ने उसे रोकना चाहा। अब्बू, आप बूढ़े हो चुके हैं, यह सफर बहुत खतरनाक है। मगर हारिस ने कहा, अगर मेरी जान देकर तुम्हारे बाप की जान बच सकती है तो यह सौदा महंगा नहीं है। हारिस अकेला घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ते में घने जंगल, तेज रफ्तार दरिया और बर्फानी तूफान आए। एक जगह उसका घोड़ा गहरी खाई में गिर गया, मगर हारिस मौजाती तौर पर बच गया। वो पैदल चलता रहा। उसके पांव जख्मी हो गए, कपड़े फट गए, मगर उसकी हिम्मत न टूटी। 5 दिन की मुसलसल जद्दोजहद के बाद उसे वह गार मिल गई जहां चांदी की रोशनी में वही बूटी चमक रही थी। हारिस ने वह बूटी हासिल की और जख्मी हालत में वापस महल पहुंचा। उसने खुद अपने हाथों से वह दवा तैयार की और बादशाह को पिलाई। मौजा हो गया। अगली सुबह बादशाह की आंखें खुल गई और जहर का असर खत्म हो गया। बादशाह ने जब होश संभाला और हारिस की हालत देखी तो वह अपने तख्त से उतरकर हारिस के सामने झुक गया। हारिस, तुमने न सिर्फ मेरे बेटे को पाला बल्कि मुझे भी नई जिंदगी दी। आज से तुम मेरे भाई हो। बरसों गुजर गए। रियासत को सार खुशल हो चुकी थी, लेकिन खुशहाली अपने साथ दुश्मन भी लाती है। पड़ोसी रियासत सेहराए अतीस के बादशाह ने कोसार की दौलत देखकर हमला कर दिया। दुश्मन की फौज कोसार की फौज से 3 गुना बड़ी थी। कोसार के सिपाही खौफजदा थे, क्योंकि दुश्मन के पास जदीद हथियार और जंगी हाथी थे। आर्यन, जो अब एक बहादुर शहजादा बन चुका था, जंग के मैदान में निकलने के लिए तैयार था। हारिस ने देखा कि रिवायती जंग में कोसार की हार यानी कि यकीनी है। उसने आर्यन को एक खुफिया मशवरा दिया, बेटा जंग सिर्फ तलवार से नहीं अकल से जीती जाती है। हम इन्हें मैदान में नहीं बल्कि दरिया के मोड़ पर रोकेंगे। हारिस ने अपनी मछेरे की जिंदगी का तजुर्बा इस्तेमाल किया। उससे मालूम था कि साल के इस हिस्से में दरिया का पानी कहाँ से गहरा होता है और कहाँ दलदल बनती है। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वह दरिया के ऊपरी हिस्से पर एक आरजी बंद बनवाए। जब दुश्मन की फौज दरिया पार करने लगी तो हारिस के इशारे पर बंद खोल दिया गया। पानी का रेला इतना तेज था कि दुश्मन के हाथी और घोड़े तिनकों की तरह बह गए। जो बाकी बचे उन्हें पारियान की फौज ने चारों तरफ से घेर लिया। दुश्मन का बादशाह हैरान रह गया कि एक
आम से बूढ़े की हिकमत अमली ने उसकी जमीन फौज को शिकस्त दे दी। यह जंग बगैर किसी बड़े जानी नुकसान के जीत ली गई। जंग की फतह के बादशाह ने अपनी जिंदगी में ही आर्यन की ताजपसी का फैसला कर लिया। एक अजीमोशान तकरीब मुनक़द हुई जिसमें दूर दूर के बादशाह शरीक हुए। जब आर्यन को ताज पहनाया जा रहा था, उसने अपने सर से ताज उतारा और हारिस के कदमों में रख दिया। यह ताज मेरा नहीं, उस इंसान की नेकी का है जिसने मुझे उस वक्त गले लगाया जब दुनिया ने मुझे लहरों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। हारिस, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था, आर्यन को उठाया और उसने गले लगाकर कहा, बेटा, ताज सर पर नहीं, जिम्मेदारी कंधों पर होती है। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी असल ताकत यह महल नहीं, बल्कि वह गरीब आवान है जिनके दरमियान मैंने तुम्हें पाला है। हारिस ने अपनी जिंदगी के बाकी अय्याम इसी दरिया के किनारे एक छोटे से मदरसे यानी तालीमगाह नुमा घर में गुजारे, जहाँ वह बच्चों को मछलियाँ पकड़ने के बजाय नेकी, हिम्मत और हिकमत के असबाग देता था। यहाँ मदरसा का लफ्ज सिर्फ तालीमी तनाजुर में है, लेकिन आप इसे दानिशकदा समझ सकते हैं। रियासत कोसार की तारीख में हारिस का नाम सोने के हुरूफ से लिखा गया। लोग उसे दरिया का जमीन कहते थे। उसकी कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी कि किस तरह एक मामूली मछेरा ने अपनी नेकी, सच्चाई और मेहनत से एक उजड़ी हुई तकदीर को बदला और एक पूरी रियासत का बन गया।